अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज से हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज शुरू करनी है, जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, डिफाइन डायरेक्टिव, अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड मैक्रोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है। आपने मिड टर्म के सिलेबस के अंदर भी देखा होगा कि जब हम एक प्रोग्राम रन करते हैं तो उस रन करने से पहले हम जो बेसिक कोड लिखते हैं, जैसे इंक्लूड, इसके अंदर हम एक फाइल का नेम IO स्ट्रीम लिखते हैं। तो ये जो बेसिक कोड होता है ये हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से, जिसने ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये आपने लिखने हैं हर प्रोग्राम रन करने से पहले। तो हर बेसिक कोड के अंदर हम जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो एक बेसिक चीज़ लिखनी होती है जिससे हमारा वो प्रोग्राम रन करता है, नहीं तो हमें कंपाइलर एरर दे देता है। तो ये इंक्लूड #include लेस देन ग्रेटर देन IO स्ट्रीम, ये हमारी हेडर फाइल है। वैसे IO स्ट्रीम के अलावा आप इसके अंदर और नाम भी लिख सकते हैं। सिर्फ IO स्ट्रीम हमारी हेडर फाइल नहीं है, हमारे पास बेइंतहा हेडर फाइल्स हैं। जैसे हमारे पास एक हेडर फाइल है f stream, एक है string h, एक stdlib.h, ये हमारी हेडर फाइल है। इन तीन के अलावा और भी हेडर फाइल्स होती हैं। हर हेडर फाइल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे dev C++ के अंदर हम IO स्ट्रीम हेडर फाइल यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। IO स्ट्रीम हेडर फाइल हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और ये अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने लिखा है कि #include iostream.h। तो ये बुक जो है 2002 की बनी हुई है, इस वजह से .h लिखा हुआ है। .h जो है ये बहुत पुराना वर्जन है। .h अब हम यूज़ नहीं करते। .h की जगह पे अगर हम .h लिख के रन करेंगे ना इस प्रोग्राम को, तो हमें कंपाइलर एरर दे देगा। इसकी जगह हम यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करेंगे, इसका मतलब std का मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है। उसके बाद अब h का मतलब हेडर फाइल और ये एक एक्सटेंशन फाइल है, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये हेडर फाइल होती है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, #include लेस देन ग्रेटर देन का साइन और उसके अंदर फाइल का नेम, ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इंक्लूड डायरेक्टिव आ जाता है। जो इंक्लूड डायरेक्टिव होता है ये हम तब बनाते हैं जब हमें बहुत सारे अब जैसे मेन एक फंक्शन है, ये हमें दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर जिसने ये बनाया है डेव का, उसने हमें कहा हुआ है कि जब आपने एक प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। तो अगर हम अलग एक फंक्शन बनाते हैं, अगर हमें कोई अलग एक फंक्शन चाहिए जिसको हमने बनाना है, क्योंकि ये मेन तो एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये तो हमें प्रोवाइड किया हुआ है, हमने जो चीज़ भी लिखनी है इसके अंदर लिखनी है। लेकिन और जब हमने कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाने होते हैं तो उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो वो फंक्शन जब हम बनाते हैं तो वो हम या तो मेन के नीचे बनाते हैं या मेन के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते हम। तो इस वजह से या तो मेन के नीचे बनाते हैं या मेन के ऊपर। अब मेन के नीचे जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको हमें मेन से ऊपर प्रोटोटाइप करना होता है। क्यों प्रोटोटाइप करना होता है? क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेती हूँ फंक नाम का, ठीक है, और मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर लेती हूँ इधर, ठीक है। ये मैंने फंक्शन कॉल भी कर लिया। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे कंपाइलर एरर दे देगा। वो मुझे क्यों एरर देगा? वो कहेगा कि क्योंकि कंपाइलर इस वजह से एरर देगा क्योंकि जो कंपाइलर है ये टॉप टू बॉटम कंपाइलेशन करता है। जब वो ऊपर से नीचे आएगा वो देखेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, वो हमें एरर दे देगा कि भाई आपने फंक्शन तो कॉल किया है लेकिन मुझे ऊपर तो कोई फंक्शन मिला ही नहीं है। जब मुझे ऊपर कोई फंक्शन नहीं मिला तो फिर मैं कैसे इसको कॉल कर दूं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग हम इधर करेंगे। फंक्शन इस पूरी जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके लास्ट पे सेमीकोलन लगा देने को प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। अब हमें जो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने होते हैं उसके अंदर 100 फंक्शंस बनाने होते हैं, किसी में मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में फंक्शंस बनाते हैं हम। तो अब मेन के नीचे बहुत ज़्यादा तादाद में फंक्शन 100 फंक्शन होंगे तो मुझे उसकी 100 फंक्शंस की प्रोटोटाइपिंग भी ऊपर करनी होगी।
इस 100 फंक्शन की जब मैं प्रोटोटाइपिंग करूंगी तो 100 लाइंस तो सिर्फ प्रोटोटाइपिंग की ही आ जाएंगी, बाकी नीचे फंक्शन, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगी फाइल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर एक अलग से फाइल बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक फाइल बना लेती हूँ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव कर लेते हैं हम test.h। अब एक चीज आप नोट करें, जब हम सिंपल फाइल बनाते हैं डेव की, उसके अंदर हम सीपीपी की फॉर्म में रखते हैं फाइल को। लेकिन जब हम हेडर फाइल बनाते हैं कि हमने उसको उसके अंदर अपनी प्रोटोटाइपिंग को करना है सेव, तो उसके लिए हम .h लगाते हैं। तो मैंने test.h नाम से एक फाइल बना ली, ठीक है, ये मेरी फाइल बन गई। इसके अंदर मैं सारी प्रोटोटाइपिंग कर देती हूँ। ये मैंने सारी प्रोटोटाइपिंग 100 लाइंस ऑफ कोड की मैंने प्रोटोटाइपिंग इधर कर दी, ठीक है। ये अभी तो मैं 3 लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने प्रोटोटाइपिंग कर दी। तो अब मैंने जब प्रोटोटाइपिंग कर दी तो अब प्रोटोटाइपिंग तो मैंने उस फोल्डर के अंदर कर दी सारे फंक्शंस की, लेकिन इस फाइल को कैसे पता चलेगा कि उधर एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर मैंने प्रोटोटाइपिंग की है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर #include लिखूंगी, उसके बाद मैं ये 2 डबल कोटेशन मार्क लगाऊंगी और इसके अंदर मैं उस फाइल का नेम लिख दूंगी जो है test.h। अब test.h जब मैंने लिख दिया तो इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि भाई test.h नाम की एक फाइल है जो कि यहाँ पड़ी हुई है। इस फाइल के अंदर इन सारे फंक्शंस की प्रोटोटाइपिंग पड़ी हुई है। तो इसको कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव जो है ये है बिल्ड इन हेडर फाइल। ये जो है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है जो मैंने खुद बनाई है, जो हम खुद बनाते हैं। तो उसके लिए हम लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बजाय डबल कोटेशन मार्क यूज कर लेते हैं। ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर उसने बताया हुआ। अब आपकी फाइल का नेम और फिर आगे .h। उसके बाद आ जाता है डिफाइन डायरेक्टिव। जो डिफाइन होता है ना, ये कांस्टेंट वर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। कांस्टेंट चीजों के लिए हम, कांस्टेंट फंक्शंस के लिए हम डिफाइन को यूज करते हैं। अब मैक्रो भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जहां पर डिफाइन की बात आ जाती है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि मैक्रो की बात हुई है। मैक्रो हम जहां पर यूज करते हैं, हम जैसे मैक्रो कांस्टेंट, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू यही रहती है। तो हमें अगर कभी किसी मैक्रो या किसी कांस्टेंट चीज को लेना है तो हम #define हेडर फाइल को यूज करेंगे। अब जैसे इस फंक्शन के अंदर उन्होंने #define पाई लिखा है और आगे उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है, और नीचे उसने फंक्शन को की जो स्टेटमेंट है वो लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इतना जो लिखना है, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम डबल पाई उसको असाइन कर दें वैल्यू। ये जो इक्वल होता है ना, इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इक्वल नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इस इक्वल का मतलब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो पाई को हमने ये वैल्यू है पाई को हमने असाइन कर दी पूरी, और इसकी डाटा टाइप डबल, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है तो ज्यादा वैल्यू के लिए हम डबल यूज करते हैं। मतलब ज्यादा फ्लोटिंग वैल्यू, पॉइंटिंग जो जहाँ पर पॉइंट्स के बाद ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हम डबल यूज करते हैं। वैसे सिंपल फ्लोट यूज करते हैं, लेकिन जब ज्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू आ जाए तो हम डबल यूज कर लेते हैं। तो अब वो कहते हैं कि भाई हम डाटा टाइप लेके आगे उसकी असाइन भी तो कर सकते थे, लेकिन अब ये देखो, जब सिंपल हम लिखेंगे तो सिंपल लिखने के लिए तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर सिंपल लिखूं तो मैं लिखूं डबल, फिर पाई उसको मैं असाइन करूं, उसकी वैल्यू 3.1415 एंड 926, ये मैंने उसको असाइन की। इसके बाद मुझे ये लगाना है। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इतने असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगाया हमने ये सेमीकोलन भी लगाया, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमने सिंपल एक हेडर फाइल ही यूज कर ली, ठीक है, जिसके अंदर हमने सिंपल लिखा #define, ठीक है, उसके बाद पाई लिखा और हमने सिंपल उसकी वैल्यू लिख दी पूरी, ठीक है। सिंपल, ना हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, ना हमने यूज किया किसी और चीज का, हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू, हमने सेमीकोलन का भी यूज नहीं किया, हमने
इसका डाटा टाइप का भी यूज़ नहीं किया, सिंपल हमने उसको वैल्यू दे दी, एक हेडर फाइल की फॉर्म में हमने हेडर फाइल बना दी, ठीक है। उसके बाद जब मेन फंक्शन के अंदर हमने एक और डाटा टाइप ली और आगे रेडियस 5 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ऊपर हेडर फाइल के अंदर पाई की वैल्यू दी हुई है, तो पाई की वैल्यू तो खुद ही आ जाएगी इधर और वो मल्टीप्लाई होके हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये है डिफाइन डायरेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये आ गए अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो है ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको वो फाइनल टर्म के अंदर या किसी क्विज के अंदर आपको वो कह देंगे, आपको इसमें से 3 नाम दे देंगे और चौथा वो कोई गलत लिख देंगे और वो कहेंगे बताओ इसके अंदर से कौन सी हेडर फाइल नहीं है। तो आपको फिर बताना होगा कि कौन सी हेडर फाइल नहीं है, तो इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। और एक और चीज़ ये देख लें कि जो हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले हैश का साइन यूज हुआ है, तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले हैश का साइन यूज हुआ और इन सबको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद इफ डिफाइन पाई देन डू समथिंग एंड इफ। अब देखें इसका मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि अगर मुझे 100 कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, मैंने 100 स्टेटमेंट का कोड लिखना है, उसके अंदर मैंने 100 फंक्शन या 100 लाइन ऑफ कोड बनाना है, ठीक है, वो मैंने 100 बना लिए और अब मैं ये भूल गई हूँ कि भाई मैंने कहीं पाई की वैल्यू मैंने लिखी है या नहीं लिखी। अब जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने 16 लाइन ऑफ कोड लिखा है, मैं यहाँ 100 लाइन ऑफ कोड लिख दूँ और मैं ये लिखना भूल गई हूँ भाई मैंने ये लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई मैंने ये लिखा है या नहीं लिखा, तो अब मैं कहूँगी कि भाई इफ, यहाँ नहीं, मैं लिखूंगी इफ डिफाइन डिफ, ठीक है ना, इफ डेफ आईपी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगी कि अगर पी आई डिफाइन है इस पूरे कोड के अंदर तो प्रोग्राम रन हो जाए और मतलब कुछ हो, और फिर ये इफ मतलब ये इतना सा करने से मुझे ये पता चलेगा कि पी आई जो है मतलब पाई जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर है, कोड के अंदर मैंने पाई लिखी हुई है, मतलब मुझे कोई इशू नहीं होगा। मुझे ये इतनी सी लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे पता चल जाएगा कि पाई है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही कंफ्यूजन थी ना कि भाई पाई लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब मुझे वो उतना इफ डिफाइन पाई तो फिर कुछ हो और पाई और वो जो इफ है वो बंद हो जाए, तो इससे ये हुआ कि मुझे पता चल जाएगा कि पाई मैंने लिखी हुई है अपने कोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिफाइन डिबग। जो डिबग होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एरर को फाइंड करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। डिबग का मतलब डिबगिंग करना होता है, एरर को सॉल्व करना होता है। तो डिबग हम यूज करते हैं, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर उसने इंट 4 डाटा टाइप्स लिए हैं, एक जेड अरे साइज, अरे का साइज उसने डिक्लेयर किया हुआ और आई लिया, ठीक है। अब यहाँ पर उसने एक लूप चला दिया है कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन अरे साइज कितना है 100, तो i जो है वो 100 से छोटा है और i प्लस प्लस है। और आगे उसने फंक्शन उसने बॉडी के अंदर कह दिया है कि जो अरे का साइज है मतलब अरे 100 i है, जो अरे का साइज i है वो इज इक्वल टू i है, मतलब वो असाइन कर दिया, वो i को असाइन हो जाएगा। जो a अरे का साइज है वो i को असाइन हो जाएगा, किस i को, जो ये i लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद उसने कहा इफ डिफाइन डिबग, अगर डिबग मतलब ये पूरी स्टेटमेंट अगर लिखी हुई है तो फिर ये प्रोग्राम रन हो, तो हमने सी आउट लिया यूजर से वो पूरा जो 1 से लेकर 100 तक जो स्टेटमेंट है ना, वो मतलब ये जो हमारी अरे है वो 0 से शुरू होती है और 90, अब यहाँ पर 100 है ना तो 0 से 99 तक जाएगी, तो ये पूरा जो 0 से लेकर 100 है ना 99 वो हमें वहां पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने सी आउट लिया प्लीज इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और मतलब हमने कहा कि एक पॉजिटिव इंटीजर दें सीन के जरिए, हमने एक डाटा टाइप बनाई फाउंड 0, वही जो ऊपर स्टेटमेंट हमने फॉर लूप की ली थी वही लिखी और उसके अंदर हमने लिख दिया कि
z इज इक्वल टू, मतलब z जो है वो ए आई के जो अरे ऊपर हमने बनाई है उसके इक्वल है, और हमने कहा कि अगर वो उसके इक्वल हो जाए तो वो हमें कह दें कि भाई आपने वो चीज़ फाउंड कर ली है और हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाए। अगर वो फाउंड नहीं करेगी तो हमें क्या शो हो, द नंबर वाज नॉट फाउंड, और अगर हमने फाउंड कर लिया तो हमें शो होगा वही फाउंड द इंटीजर। मतलब 0 से लेकर 99 तक अगर जो यूज़र है 0 से 99 नंबर्स के अंदर से कोई नंबर चूज करता है तो मुझे क्या शो होगा, वी फाउंड द इंटीजर एट पोजीशन, मतलब मुझे पोजीशन के अंदर से इंटीजर मिल गया। और अगर 0 से 99 तक नंबर ना मिले तो मुझे ये शो हो, जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर वही पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने, जो वहां पर मैंने अभी समझाया, ये सारा लिखा हुआ है। इसको हम रन करते हैं, ये इसको रन किया, ये देखो 0 से लेकर 99 पूरी स्टेटमेंट नंबर आ रहे हैं। आगे आ रहा है कि प्लीज इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब वो कह रहे हैं कि 0 से 99 तक कोई सा भी नंबर लिखो, तो मैं यहाँ पर 6 लिख देती हूँ, तो मुझे शो हो गया वही फाउंड द इंटीजर एट पोजीशन 6, मतलब मुझे 6 पोजीशन के ऊपर 6 नंबर मिल गया है। ठीक है, अगर मैं अब गलत 0 से 99 के अलावा मैं 100 दे देती हूँ तो मुझे क्या शो करेगा, वो कहेगा द नंबर वाज नॉट फाउंड। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो पे। ठीक है, अब जो मैक्रो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है पाई, मतलब हैज डिफाइन। ठीक है, एक ये हो गया ये वाला। दूसरा होता है मैक्रो टेक्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट लेता है, दूसरी आर्ग्यूमेंट। द सेकेंड टाइप ऑफ मैक्रोज टेक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको पैरामीटराइज्ड मैक्रोज भी कहते हैं। तो वो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं हैश डिफाइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स का स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब या तो आप स्क्वायर एक्स का मतलब भी यही होगा, मतलब वो डबल, अब यहाँ पर स्क्वायर एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार स्क्वायर भी ले लेगा और एक बार उसको मल्टीप्लाई भी करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो एक बार उसको मल्टीप्लाई कर देगा, वो उसका स्क्वायर ले लेगा। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं लिखना। अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा, वो इससे ऐसे खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आई प्लस जे है ना, तो वो आई प्लस जे को इस तरह खुद ही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखें। और ये पूरा जो मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक पूरा प्रोग्राम है। ठीक है ना, इसको जब आप, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक मैक्रो का फंक्शन है वो सिर्फ एक चीज के लिए यूज नहीं होता, हम उसको स्क्वायर, मतलब उसके अंदर प्लस भी कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट को चेंज करके ये देखें, स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स का सिंपल एक्स लिख दिया, उसके बाद हमने स्क्वायर ऑफ एक्स के अंदर 2 प्लस कर दिया और स्क्वायर ऑफ 7 ले लिया। तो ये हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, ये इसका हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलें जी, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी और हर चीज़ आपको बेहतरीन समझ आएगी, जिससे आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी।